नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नो टेनम के चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बचपन से सुनता है कि हमारे पीसी में विंडोज़ का जो बचपन से साथ है वो अभी तक नहीं छूटा है। तो चलिए आज उसी को बारीकी से समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जनरली हम लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन यूज़र्स के लिए जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस है, उसी तरह हमारे जो लैपटॉप या पीसी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है। क्या देखिए, सपोज दैट अगर आप घर में हो तो मान लीजिए आपको आपके घर में कांच का गिलास नहीं है आपके पड़ा हुआ। तो क्या ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी से वहाँ कांच का गिलास निकाल सकते हैं या कोई नई चीज़ अपने घर में निकाल सकते हैं? होता है ऐसा क्या? सब नहीं होता होगा। तो बेसिकली यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर मदर और फादर। तो जो मम्मी या पापा नियम निभाते हैं वो क्या, वो घर का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप वहाँ अपने इजाज़त से कुछ भी रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उनसे परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो बोलते हैं हाँ ठीक है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह यहाँ हमारे सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम वही होता है कि मान लीजिए आप सिस्टम का कोई रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं, कोई भी रिसोर्सेज, कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं, माउस यूज करना चाहते हैं, फाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं, ये सब काम, जितना ये काम होता है ना, सब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है। तो चलिए आज इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक्स होंगे इनमें। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो हो गया ये सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन और उसके नीड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, फिर एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद कवर करूंगा मैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स है। उसके बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, सिस्टम्स कॉल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज मैं इस वीडियो में ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक मैं कवर करूँगा। उसके बाद मैं आगे की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि मैंने बताया ना, घर में आपको हर चीज़ का परमिशन लेना पड़ता है। आप हर चीज़ खुद के लिए नहीं कर सकते। कुछ भी चीज़ आपको नई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको घर में परमिशन लेने पड़ेंगे। आपको नई कॉपी पेन चाहिए तो घर में भी उससे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास खुद के पास तो रिसोर्सेस है नहीं। आप खुद तक कमाते नहीं, पापा से परमिशन लेना पड़ेगा पैसे के लिए। तो बहुत सारे काम, तो जिस तरह घर में आपके पेरेंट्स एक्ट करते हैं वो कहला जाएंगे आपके घर के ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह हर सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम बोले तो आपका कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, जितने आपके एंड्रॉयड हो गए, मैं सिस्टम से डिनोट करूंगा। तो ये सब सारे को कौन ऑपरेट करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका सिस्टम बस एक डब्बा जैसा कहलाएगा। वो कोई काम नहीं करेगा। ना उसका आप हार्डवेयर कर सकते हैं, ना आप वहाँ पे फाइल कॉपी कर सकते हैं, ना फाइल आप देख सकते हैं। सबके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बेहद महत्व। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बस आपको रिसोर्सेज का अलाउ करना नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग आउटपुट, इनपुट और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे बोला कि आपको प्रिंटर का भी एक्सेस चाहिए तो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेना पड़ेगा, या आपको ड्राइवर में कॉपी करना तो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, जो प्राइमरी पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम्स हार्डवेयर को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। देखिए, यहाँ आया एक टर्म, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज कहाँ किया जाता है? जो चीज़ें लिमिटेड,
जो चीज़ें आपके लिमिटेड है वहाँ मैनेजमेंट का काम आता है। तो आपके रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। अब आप पूरा दिन पूरे सीपीयू को आप सिर्फ एक ही काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको दिन में सौ काम रहते होंगे। मान लीजिए आप जॉब प्रोफाइल करते हैं तो उसमें आपको कम से कम हज़ारों टास्क मिलते होंगे कि पर डे में इतना ख़त्म करना है। तो वैसा करने के लिए आपको एक बार में एक ही चीज़ चलेगा तब तो फिर आपका हो गया। तो ये सब कौन मैनेज करता है? ये सब आपको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे विंडोज ओएस, VMS, OS 400, X, ZOS। और सबसे पॉपुलर अभी हमारे ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ के बाद ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक टर्म आएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ सबसे कोर कंपोनेंट आता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कर्नल को कहा जाता है। कर्नल किसको कहेंगे? देखिए कर्नल होगा, यही कर्नल ही होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सब काम करवाता है। इट इज़ द हार्ट, मीन्स कि कोई भी परमिशन आपको चाहिए सिस्टम से, आपको फाइल कॉपी करना है तो वो परमिशन आपको कर्नल, वो परमिशन सारे आपको कर्नल से मिलेंगे। तब जाके आपको सिस्टम के हार्डवेयर पे परमिशंस मिलेंगे। उसके बाद आपके फाइल कॉपी वगैरह होंगे या जो काम करना चाहते हैं सब काम आपका मेन ये कर्नल काम करता है। तो बेसिक मैं एक डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a software that enables applications to interact with the computer's hardware, and its purpose is to provide an environment in which a user can execute programs in convenient and efficient manner। मतलब वो आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप कन्वीनियंट वे पे आप अपने सिस्टम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकें। कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने तरह के होते हैं? देखिए सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए धीरे धीरे सबके बारे में समझते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे बने रहे। जो मेन टॉपिक है वो अभी शुरू होने वाला है। आइए समझते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सपोज हमारे पास जो कंप्यूटर पीसी आया था वो तो बहुत पहले ही आ गया था। हमारा जो सिस्टम बहुत पहले ही आया था। तो जब हमारे पास जो सिस्टम आया था उस वक्त सपोज दैट मार्केट में कुछ चीज़ उतरते हैं, कुछ भी चीज़ आता है तो उसका जो अवेलेबिलिटी होता है वो अबंडेंस में नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि वो सब खरीद सके। पहले के टाइम ना हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी थी कि सारे अवेलेबिलिटी को हम लोग फुलफिल कर पाए। तो वैसा में क्या होता था कि एबंडेंस भी कम थी, अवेलेबिलिटी भी कम थी, जिसके कारण आप समझ ही रहे होंगे या उसके प्राइजेस बढ़ जाते थे कि ताकि उसको फिलफिल उसका डिमांड फुलफिल कर सके मार्केट में। तो उसी को पहले मद्देनज़र रखते हुए पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हुए थे वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब शुरू शुरू में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग और आप लोग जैसा सपोज एज बिंग आप डे टू डे वर्क करते हैं तो हमारे जैसे नॉर्मल यूजर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि एक सिस्टम खरीद पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद पाए कि हाँ हमको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अवेबिलिटी भी पहले उतनी नहीं थी और अवेबिलिटी ना होने के कारण उसके प्राइजेस आए थे। तो पहले के समय में क्या होता था कि देखिए हमारे जो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। यूजर और कंप्यूटर मीन्स कि जो हमारे यूजर होते थे वो पहले डायरेक्ट खुद के पास कंप्यूटर नहीं होता था उनके पास, वो क्या करते थे पहले के ज़माने में पंच कार्ड हुआ करता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप।
मतलब एक तरह के स्टोरेज डिवाइस है, जैसे अभी के मुकाबले आप समझ लीजिए आपका पेन ड्राइव हो गया। तो पहले के ज़माने में पंच कार्ड, पेपर टेप या मैग्नेटिक टेप के टाइप हुआ करते थे। तो पहले क्या करते थे, खुद के पास उनका सिस्टम्स नहीं थे, तो पहले अगर वो कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाया करते थे, मीन्स वेरी हैवी हैवी, तो कहीं से मान लीजिए सिस्टम्स वगैरह मिल गया या कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके, तो पहले वे अपना प्रोग्राम को एक पंच कार्ड में बनाया करते थे, अपना प्रोग्राम को बनाया करते थे। अब सिस्टम तो नहीं होते थे उनके पास, तो अब क्या करते थे कि प्रोग्राम को आप बनाए तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि प्रोग्राम सही है कि एरर है। तो वो पंच कार्ड में स्टोर करके उसके बाद जाया करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, जहाँ पे ये कंपाइलेशन का काम चलता था, जिनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे जो ये कंपाइलेशन का काम करते थे। वो क्या करते थे, वो उनको दे देते थे ताकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सके, उसको कंपाइल करवा सके, ताकि चेक कर सके वो सही है कि गलत है। तो ऐसा में क्या होता था कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हुआ करते थे, क्योंकि बल्क में आते थे, अब मान लीजिए अवेलेबिलिटी कम है, तो जो भी आपको प्रोग्राम देने वाले होंगे तो वो तो बहुत भीड़ लग जाते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ देते होंगे, सबको काम करवाना होगा। तो उसके लिए क्या करते थे, वो बैच में अरेंज करके रखते थे। मीन सपोज दैट कोई अरेंज करने का तरीका अलग अलग होता है। सपोज दैट स्मॉल प्रोग्राम है तो उन लोग को पहले, कोई मीडियम है तो फिर बाद में, फिर मान लीजिए लेंथी प्रोग्राम है तो वो सबसे लास्ट में है, या कोई बहुत सारे तरीके हो सकते थे। तो इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया था शुरू में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कि देखिए, आफ्टर क्रिएटिंग द जॉब्स हैंड इट ओवर टू द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर सॉर्ट क्रिएट्स इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बैचेस। वो एक तरह के प्रोग्राम एक तरह करते थे, उसके बाद एक तरह के, फिर एक तरह के बाद धीरे धीरे वो सारे कंपाइल करके सही हो जाते थे। तो उसके बाद जिनका भी ये पंच कार्ड है, पेपर टेप होता था, उनको थमा देते थे कि हाँ आपका ये है वो है करके। उसके बाद होता था एग्जीक्यूट होने के बाद, तो जो आउटपुट होता था वो यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो देखिए, ऐसे में क्या दिक्कत होती थी, ऐसे में सबसे पहले देखिए ये दिक्कत होती थी कि सबसे पहले मैं समझाता हूँ। देखिए, ये एक रैम हो गया, सपोज दैट रैम, और ये है सीपीयू। देखिए, ये हो गया मान लीजिए कोई मेरा इनपुट और आउटपुट स्टेट, सपोज दैट डिसीजन इनपुट आउटपुट स्टेट। ये तो आप समझते होंगे कि कोई प्रोग्राम को मेरे को रन करवाना है तो सबसे पहले रैम में आता है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू से पास होना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई काम नहीं है इनपुट आउटपुट स्टेट का, तो इनपुट आउटपुट स्टेट में चल जाता है। ठीक है, इतना आप समझे। तो पहले में क्या होता था कि धीरे धीरे जितने भी सारे प्रोग्राम है पहले रैम में आए, उसके बाद फिर ये सीपीयू में एग्जीक्यूट हुआ। अब मान लीजिए सीपीयू को कोई आपको इनपुट और आउटपुट काम देना है, इनपुट और आउटपुट काम देना है, तो वो क्या करता था, वो इनपुट आउटपुट काम तो रखता था, ठीक है, वो इनपुट और आउटपुट काम रखता था, लेकिन उसके दौरान वो कुछ दूसरा प्रोसेस को आने नहीं देता था। मीन्स उसके दौरान आपका ये जो पूरा सिस्टम का प्रोसेस है ना, सिर्फ ये एक ही प्रोसेस पूरा टाइम लेके रखता था। वो सीपीयू में किसी दूसरा प्रोग्राम को भी आने नहीं देता था, वो सीपीयू को खाली छोड़ देता था। भले वो इनपुट आउटपुट स्टेट में ही है, लेकिन वो सीपीयू आपका है, वो आपको भले खाली है लेकिन कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं आएगा जब तक ये फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जब तक ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और इनपुट आउटपुट स्टेट से बाहर आ जाएगा, तब देखिए ये हम वहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम को ला सकते थे। तो बैच प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जो सीपीयू रहता था वो आइडल रहता था, जिसके कारण वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती थी प्लस वेस्टेज ऑफ टाइम होती थी, जिसके कारण बहुत सारे डिलेड हो जाते थे, कभी कभी सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद सब यूजर्स को आउटपुट मिलते थे। तो जिसके कारण इसका एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि एक तो सीपीयू आपका आइडल रह गया, भले वो इनपुट और आउटपुट स्टेट में भी है, तो सीपीयू आपका आइडल रह गया, जिसके कारण वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है, मेमोरी मैनेजमेंट की वेस्टेज हो रही है, प्लस वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही है। और सबसे बड़ी इसके डिसएडवांटेजेस ये होते थे कि स्टारवेशन, बैच प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टारवेशन मीन्स सीपीयू आइडल रहता था, सीपीयू आइडल रहता था जिसके कारण वो खाली ही रहता था। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होती थी कि सीपीयू आइडल रहता था। और दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि नॉन इंटरेक्टिव। सपोज दैट कि मान लीजिए कोई यूजर आपको वो ऑपरेटर को दे के गया, सपोज दैट उसमें कोई इनपुट का प्रोग्राम हो, मान लीजिए, तो आप तो भगवान तो नहीं थे कि आप समय हमेशा वहाँ पे मौजूद रहते। सो आप हमेशा वहाँ अवेलेबल नहीं होते थे।
तो आप अवेलेबल नहीं होते, तो जिसके कारण वो प्रोग्राम रुक जाता था, वो यूजर के इनपुट पे आके ही रुक जाता था। और आप जब तक इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक वो दूसरा प्रोग्राम को सीपीयू में आने ही नहीं देगा। मैंने कहा इनपुट और आउटपुट स्टेट, तो दूसरा प्रोसेस को इनपुट में आने नहीं दिया, दूसरा प्रोसेस इनपुट में आने नहीं दिया, तो सीपीयू तो आइडल रह गया। तब तक के लिए सारे जितने प्रोग्राम है वो वहीं रुक के रह जाएंगे पीछे वाले। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी प्लस वेस्टेज ऑफ टाइम दोनों हो रहे थे इसमें। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसके वही थी। अब आइए समझते हैं इसको हम लोग सुधारे कैसे। देखिए, अब उसी को सुधारने के लिए हमारे पास आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना में तब समझ गया होंगे कि क्यों इसे हम लाए, इसका लाने का तरीका क्या था। पहले कहाँ कमी हो रही थी कि सीपीयू आइडल रहता था। अब हमको उस कमियों को दूर करने के लिए हमको अब ऐसा नया सिस्टम लाया गया कि सीपीयू को हमको आइडल नहीं छोड़ना है। सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ना है। अगर कोई प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट स्टेट में भी जाए तो सीपीयू में हमारा दूसरा प्रोग्राम आ सके ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ बैच प्रोग्रामिंग, उसी का एडवांस वर्जन आया। और इसमें सबसे बड़ा हम लोग लाए कि मल्टी, इस बार हम लोग लाए सीपीयू टाइम को एक अलग स्लॉट में रखेंगे और आईओ टाइम को अलग स्लॉट में रखेंगे। मीन्स सीपीयू टाइम को अगर कोई प्रोसेस आएगा सीपीयू टाइम सीपीयू देंगे, अगर वो इनपुट टाइम आएगा तो उसको इनपुट देंगे, अगर वो इनपुट कर ही रहा और दूसरा प्रोग्राम आ रहा तो उसको हम तुरंत सीपीयू दे देंगे ताकि सीपीयू हमारा आइडल ना रहे। तो इस पर एक फायदा हुआ कि हमारे से सीपीयू आइडल नहीं रहेगा और जो प्रोग्राम आएगा वो इनपुट आउटपुट स्टेट में रहेगा। इससे किससे क्या हुआ, थोड़ी सी सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ी। देखिए, तो मैं बेहद ही, यह डायग्राम है कि कैसे कैसे इसमें हो रहा है। तो बेहद ही मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टर्म मैं यूज करूंगा जिसे हम कहेंगे कि नन प्रीएम्प्टिव। नन प्रीएम्प्टिव, अब आइए समझते हैं नन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। देखिए, अगर if and only the program is executed fully by itself or the program itself go for input or output device or suspended state, then and only then we can execute another process from RAM to CPU। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि नन प्रीएम्प्टिव में हम क्या किए कि अगर कोई प्रोग्राम मैंने डाला और वो प्रोग्राम जब तक खुद से कंप्लीट ना हो या खुद से इनपुट या आउटपुट स्टेट में ना जाए तब तक हम दूसरा प्रोग्राम को रैम में नहीं आने दे सकते। इसमें एक दिक्कत ये हुई कि कोई प्रोग्राम अगर रन किया मैंने, सपोज दैट रैम में आया, वो सीपीयू में गया, फिर मान लीजिए वो खुद से इनपुट आउटपुट स्टेट में गया, तभी कोई दूसरा प्रोग्राम को हम रैम में आने देंगे, उसके बाद फिर सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए देंगे। या सेकेंड केस, या वो खुद ब खुद अपने से प्रोग्राम कंप्लीट कर ले, सीपीयू में फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाए, तभी हम दोबारा प्रोग्राम को सीपीयू में, रैम से सीपीयू में आने का परमिशंस देंगे। तो उसको हम कहते हैं नन प्रीएम्प्टिव। तो इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन है, if and only the program is executed fully by itself or the program itself go for the input or output device or suspended state, then and only then we can execute another process from RAM to CPU। तो देखिए, इसमें ये तो हो गया कि मान लीजिए प्रोग्राम तो इसमें एग्जीक्यूट हो गया, इनपुट आउटपुट स्टेट का भी समस्या हो गया, सीपीयू भी अब आइडल नहीं रहा बैच प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में। तो देखिए, इसका एक एडवांटेज हुआ, इसका जो थ्रूपुट का सिस्टम होता है, एफिशिएंसी वो थोड़ा बढ़ गया, रिस्पॉन्स टाइम घट गया। अब चलिए आइए समझते हैं हम। मान लीजिए सपोज दैट ये सब बढ़िया चल रहा था, ये सब कुछ सुधर गया। अब सपोज दैट मेरे पास कोई बहुत ही जरूरी टास्क आया कि नहीं, अगर हमको उसको काट के हमको कोई दूसरा टास्क करना, सपोज दैट नहीं, हमको कोई टाइम को लिमिट देना है कि नहीं, मेरे को बस हमको 4 सेकंड का इसमें करवाना है, उसके बाद बंद हो जाए, या टाइम लिमिट सेट करना।
तो ऐसे में क्या कीजिएगा आप, तो यहाँ पे तो आपको प्रोग्राम को तो आने नहीं देगा, क्योंकि प्रोग्राम को तो आपको पता नहीं कि कब वो इनपुट और आउटपुट कितना टाइम लेगा जाने पे, और ये भी नहीं पता है कि प्रोग्राम कब कंप्लीट होगा। अब मान लीजिए प्रोग्राम बहुत लेंथी, बहुत टाइम के बाद कंप्लीट होगा, आपको बहुत ज़रूरी काम करवाना है, तो वैसे में तो आपको दुविधा पड़ जाएगा कि अरे भैया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसको फिर हमको सीपीयू में लाएंगे या रैम में लाएंगे, तो ऐसे में तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि अगर कोई प्रायर टास्क है या टास्क को हम लोग को टाइम लिमिट देना है, तो उसी को हम लोग सुधारने के लिए, वही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम लोग लेके आए हैं ये नया मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, देखिए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें क्या हम लोग ने देखा कि सपोज दैट क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले में देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सोल्यूशन तो हो गया कि सीपीयू को हम लोग आइडल नहीं छोड़ना, सीपीयू मेरा बिजी रहेगा, काम भी होता रहे। अब सपोज दैट आपने 20 GB का फाइल कॉपी किया, ठीक है, सपोज आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कॉपी किया और 20 GB का फाइल है, मान लीजिए कि आपका जो डिस्क या पेन ड्राइव आपने लगाया है उसका राइटिंग स्पीड बहुत कम है, मीन्स कॉपिंग करने का स्पीड बहुत कम है, तो 20 GB मान लीजिए आपका बहुत टाइम ले लेगा, 2-3 घंटा, और आपको उसी दौरान कोई नया चीज़ कॉपी करना है या बहुत बेहद चीज़ का प्रेजेंटेशन है, तो आप कैसे कीजिएगा अगर आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, तो आप 3 घंटा वेट तो नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़रूरी चीज़ का काम करना। तो उसी के लिए हम लोग लेके फिर आया हमारे पास ये न्यू टेक्नोलॉजी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि सपोज दैट मेरा पास प्रोग्राम था रैम में, फिर वो आया सीपीयू में एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब उसी दौरान सपोज दैट एक नया प्रोग्राम को दूसरा प्रोग्राम लाना, सपोज दैट हमको प्रोग्राम P1, ये मेरा प्रोग्राम P1 है, इसको हमको बहुत जल्दी यहाँ एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू में, इसको हमको करवाना ही करवाना, कंपलसरी आपका काम रुक जाएगा। तो इसको करवाने के लिए हम लोग क्या किए, जो हमारे पास सीपीयू में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उसको हम लोग फोर्सफुली जबरदस्ती यहाँ रैम में रख दिए, उसका रैम में रख दिए, वेटिंग में डाल दिए। अब जो ये P1 था ये रैम में आ चुका था, अब इसको हम लोग सीपीयू दे दिए, जो P1 वेट कर रहा था करने को, उसको हम लोग सीपीयू दे दिए, वो काम जल्दी में कर दिए कि हाँ हमारा काम हो गया जल्दबाजी में, ये बहुत ज़रूरी था, तो इसको हम लोग सीपीयू दे दिए, वो अपना काम कर लिए। अब जब ये खत्म होगा तो इसके बाद जो यहाँ पहले से प्रोग्राम जो रैम में थे उसके बाद ये जो वेटिंग है उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो देखिए इसमें हमारा ये चीज़ हुआ कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन लॉजिकल एक्सटेंशन मल्टी प्रोग्राम, उसी का एडवांस वर्जन आया और इट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे हम लोग एक से ज़्यादा काम कर सकते थे एज कंपेरिजन टू मल्टी प्रोग्रामिंग। सो इन अ सिंपल वे हम इसे डिफाइन करेंगे कि मल्टीटास्किंग को एक और कहते हैं प्री एम्प्टिव। हमने नहीं नॉन प्री एम्प्टिव समझा क्या होता, अब हम लोग समझते हैं कि ये प्री एम्प्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्री एम्प्टिव। देखिए here if the program is not fully executed then and also forcefully we can send it to RAM from CPU for waiting and execute the higher preference program to be executed, or we can set a limited time to a given process, means हम लोग उसको forcefully सीपीयू से रैम में डाल सकते हैं, या नहीं तो हम लोग सीपीयू पे ऐसा पर्टिकुलर टाइम उसको दे सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, टाइम बाउंडेशन देंगे, सपोज दैट 4 सेकंड तक वो सीपीयू में रहे, फिर हम दूसरा प्रोग्राम डालेंगे कि दूसरा प्रोग्राम आए, हाँ बाबू तुम हो गया तुम निकलो, 4 सेकंड तुम्हारा पूरा हो गया, हमको 4 सेकंड का काम दो, तो वो 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड का बाउंड चलता रहेगा, फिर वो अपना जब तक 4 सेकंड का टाइम फुल्ली करके अपना प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करेगा तब वो रैम से बाहर निकल जाएगा अपना। तो देखिए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, व्हाट इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इसी को कहते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज अ टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड इन विच द सीपीयू इज एलोकेटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम टू अ गिवन प्रोसेस, or or we can forcefully send the process from CPU to the RAM and execute the higher preference program in the CPU from RAM to be executed। तो ये हमारा हो गया
प्रीएम्प्टिव। तो हम लोगों ने ये समझ लिया नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है एंड प्रीएम्प्टिव क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये हमारा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोग्राम एंड मल्टीटास्किंग। उससे पहले मैं आऊँगा कि मल्टीटास्किंग को हम लोग टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। आइए समझते हैं हम उसको टाइम शेयरिंग क्यों बोलते हैं। देखिए इसको जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसको हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग उसको टाइम शेयरिंग, क्योंकि एक टाइम पे हम लोग बहुत सारे लोकेशन से उसको हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट लोकेशन से एट अ सिंगल टाइम हम मल्टीपल काम करवा सकते हैं ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइम शेयरिंग का हो गया कि हाँ आपको बहुत सारे यूजर्स है तो उसमें भी आप काम करवा सकते हैं। The time sharing operating system allows many users to be served simultaneously, so sophisticated CPU scheduling schemes and input-output management are required. अब आइए समझते हैं कि हमारा some examples of multi-program operating system and some examples of multitasking operating system. देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग को मैं बोलूँगा नॉन प्रीएम्प्टिव, तो आप समझ जाइएगा मल्टी प्रोग्राम, और मल्टीटास्किंग को बोलूँगा मैं प्रीएम्प्टिव, समझ जाइए। देखिए मल्टी प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो गया आपका, दो एग्जाम्पल, दो तरीका मल्टी प्रोग्रामिंग का, या किस तरीका से आएगा। देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट जॉब फर्स्ट, ये दो है। फर्स्ट कम फर्स्ट मीन्स जो प्रोग्राम पहले आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, तीसरा आ रहा है, तीसरा एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपका हो गया मल्टी प्रोग्राम में। दूसरा तरीका सॉफ्ट जॉब फर्स्ट मीन्स जो प्रोग्राम का सबसे कम टाइम लेगा एग्जीक्यूशंस के लिए वो प्रोग्राम पहले से उसी तरह ऑर्डर में अरेंज होगा, उसके बाद सबसे पहला सबसे कम वाला, सपोज दैट कोई प्रोग्राम आपका लेगा 2 सेकेंड, कोई लेगा 3 सेकेंड, कोई लेगा 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर 12 सेकेंड। तो शॉर्ट जॉब फर्स्ट में जो कम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन लेगा वो पहले आएगा आपका सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारे बेसिकली मल्टी प्रोग्राम में दो है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड सॉफ्ट जॉब फर्स्ट। अब हमारे मल्टीटास्किंग दैट इज प्रीएम्प्टिव। मल्टीटास्किंग में क्या हुआ, हमारे इसमें भी दो होते राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी बेस्ड। राउंड रॉबिन क्या हो गया, देखिए राउंड रॉबिन में हो गया सपोज दैट आपको सीपीयू एलोकेट करना बस कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के लिए, मान लीजिए हम 4 सेकेंड भी, या फिर चाहते नहीं दूसरा होते रहे, कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलते रहे जब तक वो फुल्ली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो मान लीजिए कोई प्रोसेस आपने दिया 4 सेकेंड, आया उसके बाद फिर दोबारा दिया 4 सेकेंड, तो वो ऐसा क्या होगा कि सीपीयू में वो 4 सेकेंड के लिए रहेगा, फिर दोबारा रैम में चल जाएगा, फिर जो पहले दूसरा प्रोसेस था वो आएगा, फिर सीपीयू में, फिर रैम में चल जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस रैम में आएगा, सीपीयू में आएगा, उसके बाद फिर रैम में चल जाएगा, फिर सीपीयू में आएगा, फिर रैम। अब आइए समझते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड को मैंने समझाया कि जो टास्क सबसे प्रायोरिटी बेस्ड है, या तो सिस्टम को डिफाइन करेगा प्रायोरिटी बेस्ड है, या आप उसे प्रायोरिटी मान के सिस्टम को फोर्सफुली आप काम करवा सकते हैं, जबरदस्ती काम करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करेगा, मान लीजिए कोई प्रायोरिटी बेस्ड आ रहा है, तो जो काम आपका रैम में सीपीयू में, जो काम आपका सीपीयू में काम चल रहा है वो काम को हटा के रैम में डाल देगा। उसके बाद जो प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम था, प्रोसेस था, वो आपको सीपीयू में डाल देगा। तो वो जब प्रायोरिटी वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद बाकी सारे आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो काम करेंगे आपके, फिर सीपीयू में एग्जीक्यूशन अपने होते रहेंगे। जैसे कि आपने इसमें टास्क मैनेजर यूज किया होगा आप लोग सभी ने अपने सिस्टम में। टास्क मैनेजर से आप क्या फोर्सफुली काम कैंसिल करवाते हैं, जो काम आपको करवाने का रहता है उसको ओपन कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो पहले से बैकग्राउंड, मानिए आपको वो करना है कि नहीं, हमको इसको नहीं करना, इसको कैंसिल करना, तो टास्क मैनेजर को वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से आपको उसको डिलीट या एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद जो काम आपको करवाना उसको आप ओपन करके रन करवाते हैं। सेम वही आपका काम करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों का दो दो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, मल्टी प्रोग्राम का फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल शॉर्ट जॉब फर्स्ट, एंड मल्टीटास्किंग का राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी बेस्ड। देखिए multitasking के advantages, supporting multiple users simultaneously and a well-defined memory management, and disadvantage of multitasking operating system। देखिए मल्टी प्रोसेसर्स इसमें, क्योंकि वो काम फोर्सफुली काम कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स आर बिजियर रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एनर्जी ये यूज़ करता है।
तो जिसके कारण ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसमें। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि यह हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आगे के लिए हमारे चैनल में बने रहे और वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाए, और चैनल पे एक मीठा सा सब्सक्राइब छोड़ दीजिए और वीडियो पर लाइक कर दीजिए।